आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन का यूनिट 4 हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट 4 के हम टॉपिक्स देख लेते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम। फिर हम इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर ऑन एनवायरमेंट पर बात करेंगे। फिर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री माइनिंग ट्रांसपोर्ट ऑन एनवायरमेंट। रोल ऑफ टीचर्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी टू डील विथ करिकुलर एरियाज रिलेटेड टू एनवायरमेंट इन द क्लासरूम। ठीक है। फिर हम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की बात करेंगे जिसमें अवेयरनेस एंड इशू इन्वॉल्व इन एनफोर्समेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करेंगे एनवायरमेंट एजुकेशन का जो इम्प्लीकेशन है इसको लेकर। तो यूनिट 4 में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये किसी एक समाज की, एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। एक वैश्विक प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसलिए अगर हम चाहते हैं इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकले तो दुनिया के सभी देशों को साथ आना होगा और इस दिशा में मिलकर उनको प्रयास करना होगा। तो आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम की वैश्विक समस्या के संदर्भ में वैश्वीकृत दुनिया में पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए, जब हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की वैश्वीकृत दुनिया में पर्यावरण संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। ठीक है। आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कि हम इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं जो व्हीकल्स चल रहे हैं सड़कों पर, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है तो ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं तो उससे जो दुनिया का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो ग्लेशियर पे जो बर्फ़ है, ठीक है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। अब उनके पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जो वाटर लेवल है धीरे धीरे ऊपर आएगा, जिससे पूरी दुनिया को डूबने का डर होगा। ठीक है। तो इसलिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड की वैश्विक कृत दुनिया में पर्यावरण संरक्षण बहुत ही जरूरी है। आजकल हम देखते हैं एक देश में कुछ घटना होती है तो उसका सभी देशों पे प्रभाव पड़ता है। एक एग्जांपल के लिए हमने देखा कि चाइना में कोविड जो हुआ उसका पूरी दुनिया पर असर हुआ, प्रभाव हुआ। इसी तरीके से ओशन में देखते हैं, समुंदर में देखते हैं, अलग अलग देशों में व्यापार होते हैं और इन व्यापारों में सामान जाता है, पेट्रोल डीजल इस तरह के सामान जाते हैं। अगर कोई समुद्री जहाज, अगर मान लो वो उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, समंदर में डूब गया, तो और अगर वो पेट्रोल डीजल से भरा है तो उसके अंदर का पेट्रोल डीजल पूरे समुद्र में, मतलब उस आसपास के एरिया में समुद्र में फैलता है। उससे क्या होता है कि जो समुद्र के जो मछलियाँ होती हैं उससे वो बीमार पड़ जाती हैं। उससे वहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है पॉल्यूटेड हो जाता है। उन मछलियों को जब उनका मतलब जाल में जब उनको पकड़ा जाता है और उन बीमार मछलियों को जब लोग खाते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये किसी एक देश की सीमा तक बंधी नहीं है, पूरे दुनिया की समस्या है। किसी एक जगह में दुनिया में अगर किस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो बाकी देशों में भी उसका असर पड़ता है। तो टुडे द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि आज समस्त विश्व वैश्विक ताप वृद्धि की समस्या का सामना कर रहा है। There is a need to address global issues such as climate change, biodiversity loss and resource depletion कि आजकल हम देखते हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात करें, चाहे जैव विविधता हानि की बात करें, संसाधनों की कमी की बात करें, तो ये सारे वैश्विक मुद्दे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम है, तो सभी देशों को साथ आना पड़ेगा और इस दिशा में साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन वाइल प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स आल्सो इंक्रीजेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस की ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग एक जगह, एक देश से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा के लिए आ जा रहे हैं, घूमने के लिए आ जा रहे हैं। ठीक है। तो एक और तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर अब देख रहे हैं कि पर्यावरणीय चुनौती उनका भी सामना करना पड़ रहा है।
रिसोर्सेज जो है हमारे नेचर के द्वारा हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं, चाहे हम वाटर की बात करें पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एयर की बात करें पोल्यूशन हो रहा है, सोइल की बात करें उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे हम देखते हैं ख़त्म हो रही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है हमें देखने को मिलती है, पॉल्यूशन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो वैश्विक दुनिया में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए एक इस तरह का अप्रोच चाहिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण चाहिए, ताकि इस समस्या का वैश्विक स्तर पर समाधान निकाला जा सके। दिस अप्रोच शुड एड्रेस द इंटरकनेक्शन ऑफ ग्लोबल इशू, की यह दृष्टिकोण वैश्विक मुद्दों की परस्पर संबद्धता को संबोधित करने वाला हो। इट शुड प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, की यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने वाला हो, जहाँ पर सब लोग मिलकर आगे आएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करें। इट इज़ पॉसिबल टू मेक अर्थ अ मोर सस्टेनेबल प्लैनेट थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस एंड इफेक्टिव एजुकेशन, की प्रभावित शासन और शिक्षा द्वारा ही पृथ्वी को एक अधिक सतत ग्रह बनाया जा सकता है, बनाना संभव है। तो इसलिए एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, ठीक है। दुनिया में जो अलग अलग सरकार है, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो इस दिशा में ठोस कदम उठा सके, और लोग जो भी रूल्स बने लोग उसका पालन कर सकें। एक अच्छी एजुकेशन चाहिए ताकि इस दिशा में बच्चे भी अवेयर हो सके। अक्सर आपने 12th क्लास की बुक में आपने जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वहाँ पर भी आपने क्योटो प्रोटो और इस तरह के जो अलग अलग मीट थे आपने उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। इस दिशा में उठाए गए जो कुछ महत्वपूर्ण कदम थे जिसको पेरिस समझौता भी हम कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, की वैश्विक विश्व में पर्यावरण संरक्षण का क्या महत्व है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आर इंटरकनेक्टेड, की पर्यावरणीय समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक क्षेत्र में की गई गतिविधियों का दूसरे क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव हो सकता है। अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है, हथियारों का बड़े स्तर पर यूज किया जा रहा है, तो उसके उसका जो असर है बाकी के जो देश है वहाँ पर भी वो असर होता है। हवा में प्रदूषण होता है। डिफोरेस्टेशन इज इन वन कंट्री कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज ग्लोबली, कि एक देश में अगर वनों की कटाई, ठीक है, हो रहा है तो विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अ, दुनिया में अगर हम देखें तो आप कह सकते हो कि 25% से ज़्यादा, ठीक है, 25% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है कहाँ से आती है, जो एमेजोन की जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ से आती है। वो ऑक्सीजन को उतना प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे भी जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। तो जो वहाँ पे जंगलों की कटाई हो रही है तो उसका पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया में उसका प्रभाव हो रहा है। तो एक क्षेत्र में किसी तरह की इस तरह की कोई घटनाएं हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका दूसरे क्षेत्र में प्रभाव हो रहा है। जैसे मैंने आपको समंदर की जहाज का एग्जांपल दिया कि अगर पेट्रोल लेके जा रही है, डीजल लेके जा रही है, कहीं समुद्र में पलट गई, उसका पानी, उसका जो तेल है पूरे समुद्र में फैलेगा, तो उसका असर लोगों पे पड़ेगा। क्योंकि वही समंदर का जो पानी है भाप बनकर आसमान में जाएगा। बारिश होगी, और बारिश होगी तो जो पानी होगा वो प्योर नहीं होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका लोगों की बॉडी पर असर पड़ना ही पड़ना है। जो मछलियां हैं वो भी बीमार होंगी, और बीमार मछलियों को खा के लोग बीमार पड़ेंगे। तो एक क्षेत्र में की गई गतिविधियों का दूसरे क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव हो सकता है। एक देश में वनों की कटाई वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकती है, जैसे जैसे अमेजोन की जो फॉरेस्ट है उसका एग्जाम्पल है। पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन क्रॉस बॉर्डर, की औद्योगिक प्रक्रियाओं में होने वाले प्रदूषण सीमाओं को पार कर सकता है। तो इस तरह के हम देखते हैं कि चाहे हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, क्योंकि नदियां सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, और अफ्रीका आप वहाँ पे देखोगे तो नदियां ऐसी हैं जो अलग एक ही नाइल नदी की बात करें, नील नदी की बात करें तो पूरे अफ्रीका में बहती हैं। इसी तरह से हवा की बात करें तो हवा किसी एक जगह बंद होकर नहीं रह सकती। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, तो एक क्षेत्र में होने वाली समस्याएं दूसरे क्षेत्र में भी जा सकती हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबलाइज मार्केट एंड कंज्यूमरिज्म ड्राइव इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज, की वैश्वीकृत बाजार और उपभोक्तावाद संसाधनों की बढ़ती मांग को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ रही है,
तो कंज्यूमरिज्म भी बढ़ रहा है, लोगों की जो वस्तुओं सेवाओं के लिए मांग है वो भी लगातार बढ़ रही है। और वो मांग का किससे पूरी हो रही है? प्राकृतिक संसाधनों से। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं, जो वाटर रिसोर्स है वो उसका मतलब ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इंडस्ट्रीज देखें, वहाँ पे पानी की ज़रूरत है हर जगह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट जाता है वो उससे क्या होता है कि ज़मीन जो होती है पॉल्यूटेड होती है, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होते हैं, जो एयर है वो पॉल्यूशन होता है। तो इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और ह्रास होता है। संसाधनों का विनाश जैव विविधता का नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चाहे हम पेड़ों की बात करें, पेड़ कटते हैं तो उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु, छोटे कीड़े, ये सब खत्म हो जाते हैं। यह दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है। इसलिए हम देखते हैं कि ना टाइम से बारिश होती है, गर्मी के मौसम बढ़ते जा रहे हैं, ठंडे के मौसम कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, हम कहते हैं ना विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित औद्योगिक गतिविधियां, परिवहन हो गया, वनों की कटाई हो गया, ये सारी चीजें ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं धीरे धीरे उसको उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। प्रभावी पर्यावरण संरक्षण के लिए जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते की आवश्यकता होती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के समझौते होंगे, अलग अलग सरकारें आएंगी, मिलकर साथ में काम करेंगे, तभी इन इस तरह की समस्याओं के साथ मिलकर जब हम लड़ेंगे तो इसका हम सामना कर सकते हैं। तो इसलिए दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, अपने अपने स्वार्थ को दूर रखकर इस दिशा में काम करना पड़ेगा। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, चुनौतियां और अवसर क्या है, इसकी बात करते हैं। बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ चैलेंज ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन एक चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि पर्यावरण संबंधी मुद्दे विभिन्न देशों को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर इस तरह की जब मीटिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे, अगर हम देखें ग्लोबली की हम बात करें, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका है। तो यहाँ पर चाहे हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, तो यहाँ पर उनका उत्सर्जन एमिशन ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है। तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई नहीं, अगर इस तरह के और देखिए, जो अंडर डेवलप कंट्री की बात करें, डेवलपिंग कंट्री की बात करें, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो इनका रोल इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जो डेवलप कंट्री है वो अंडर डेवलप कंट्री पे एक प्रेशर डालती हैं कि नहीं, ये मतलब सबका रोल इक्वल होना चाहिए। तो इसमें इक्वल रोल कैसे सबका हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा फैला रहा है, दूसरा उतना ज़्यादा नहीं फैला रहा? तो जो ज़्यादा फैला रहा है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दिस क्रिएट्स द नीड फॉर फेयर एंड इक्विटेबल सॉल्यूशन, कि इससे निष्पक्ष और न्याय संगत समाधानों की आवश्यकता पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग क्लाइमेट है, वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ है। कुछ देश ज़्यादा अब इस दिशा में मतलब पॉल्यूशन की बात करें तो ज़्यादा फैला रहे हैं, कुछ देश कम फैला रहे हैं। तो जो ज़्यादा फैला रहे हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कम फैला रहे हैं उनकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस दिशा में इस तरह से काम करने की आवश्यकता है कि सब, जिसकी जो जिम्मेदारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करें। नई प्रौद्योगिकियां सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे हम आजकल के देखें, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, आजकल ई व्हीकल्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इस तरह की नई जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ये इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ताकि हमारा जो दुनिया है, ये विश्व है, यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसको कम से कम किया जा सके, और हम एनवायरनमेंट के साथ चल सकें। हम अपने लाइफ को भी अच्छे से जिएं और अपने एनवायरनमेंट को भी किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू इज इंपॉर्टेंट, कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देखते हैं आसपास जो पॉल्यूशन है और इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत बार तो लोग अवेयर ही नहीं है कि भाई अगर वो गंदगी अपने घर के आसपास गंदगी फैला रहे हैं तो उसका न केवल उनके परिवार पर बल्कि उस पूरे समाज पर किस तरह का असर पड़ता है। तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है।
सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि एक इस तरह की जीवन शैली जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज, चाहे वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिक की बात करें, जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको सोच समझ के इस्तेमाल करें, जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करें। तो नियमों और समझौतों को लागू करने के लिए राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रभावी पर्यावरण और शासन की आवश्यकता है। कि चाहे हम एक स्टेट लेवल की बात करें, एक देश के स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो इस दिशा में सख्त कानून मतलब बनाना चाहिए और उसको सही तरीके से लागू करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स की, दुनिया स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ जो इस दिशा में प्रयास किए गए। इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस समझौता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें बात की गई थी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको कम से कम किया जाएगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसा आपने अपनी सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, सतत उपभोग करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स की आजकल हम देखते हैं ना कि धीरे धीरे जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, अल्टरनेटिव जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उसको बढ़ावा देना, ग्रीनरी को फैलाना, ठीक है, कि हर 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 किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने घर के आसपास पेड़ों को उगाए, पर्यावरण को बढ़ावा दे। अगर एक पेड़ कटा तो उसके बदले 10 पेड़, 50 पेड़, इस तरह के पेड़ उगाए जाएं। कहीं सेमिनार हो, कहीं कॉन्फ्रेंस हो, तो लोगों को गिफ्ट में ही ट्री दिए जाएं, पौधे दिए जाएं। सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ, हमारी जो नागरिक समाज है, हम सबकी समाज, देखिए सरकार की इस दिशा में सरकार को भी कदम उठाना है, तो जो अलग अलग गैर सरकारी संगठन है जो इस तरह के ट्री प्लांटेशन है, वृक्षों की रक्षा करना है, वृक्षों को काटने से बचाना है, कदम उठाते हैं। तो नागरिक स्तर पर भी, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो चिपको मोमेंट हुआ था आज के टाइम का, जो उत्तराखंड है वहाँ पर, ठीक है, तो इस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल थी। तो चाहे नागरिक समाज हो, चाहे सरकारी संगठन हो, चाहे सरकार हो, इस दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। तभी हम जो एनवायरमेंटल जो हमारी समस्या है इसको हम एक एक क्षेत्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक पूरे नेशन स्तर लेवल पे या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम डिजास्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम मैन मेड डिजास्टर के बारे में जानेंगे, हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में जानेंगे, हम ये भी जानेंगे कि इनका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर ऑन एनवायरनमेंट, कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिजास्टर की बात करेंगे। देखिए, जब हम डिजास्टर की बात करते हैं ना, तो अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा और महसूस भी किया होगा, चाहे हम भूकंप की बात करते हैं, सुनामी की बात करते हैं, जंगलों में जो आग लगती है उसकी बात करते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो ब्लास्ट होती हैं, हिंसा होती है, इन सभी चीजों से क्या होता है, जान माल का भारी नुकसान होता है। चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, हर किसी को का जो घर है तबाह हो जाता है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं डिजास्टर इज अ डिसरप्टिव इवेंट, की आपदा एक विध्वंसकारी घटना है जो हमेशा विनाश करती है। चाहे हम जान की बात करें, चाहे हम सामान की बात करें, वस्तुओं की बात करें, सबको खत्म कर देती है। यह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका असर सभी प्राणियों पे पड़ता है, उनके आवास खत्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। अगर देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो जंगलों में आग लग जाती है या वोल्केनो जो है फट जाते हैं, तो जंगल में रहने वाले हजारों लाखों जीव जंतु हैं मारे जाते हैं, जंगल जो है पूरे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो जो समाज में, देश में देखते हैं कि बिल्डिंग है गिर जाती है, घर तबाह हो जाते हैं। तो यह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसका असर सभी प्राणियों पे पड़ता है। और जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है।
नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं जो नेचर के द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों के कारण होती हैं। इसमें अर्थक्वेक आ जाते हैं, बाढ़ आ गई, जंगल की आग आ गई, सूखा, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब हम मैन मेड डिजास्टर की बात करते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, मानव की लापरवाही के कारण होता है, जैसे तेल रिसाव की बात करते हैं, ऑयल स्पेस, आतंकवादी घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं। जब हम तेल रिसाव की बात करते हैं ना, तो अक्सर देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में सामान का आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अक्सर जो तेल, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एक देश से दूसरे देश में समुद्री जहाज के द्वारा आते हैं। और कई बार जब इस तरह की समुद्री जहाज जो होते हैं समुद्र में डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, तो पूरा जो लाखों लीटर पेट्रोल डीजल समुद्र में फैल जाता है। और उससे समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, सब मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। और उस पूरे क्षेत्र में जब समंदर का पानी वाष्प बनकर बादल का रूप धारण करता है, तो जो पानी है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, और बारिश में होती है तो उसका मानव जीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो समुद्र में जो जीव जंतु उस तेल के संपर्क में आने से बीमार हो जाते हैं। और जब आगे चलकर जब मछली पकड़ी जाती है, वही मछली लोगों के घर में जाती है, लोग उस मछली को खाते हैं, तो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो मानव निर्मित आपदाएं मानवीय कार्यों और लापरवाही के कारण होती हैं, ठीक है। तो इसमें आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती हैं। अक्सर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर केमिकल जो है वो लीक हो जाता है। जैसे भोपाल गैस कांड की अगर हम बात करते हैं 1984 में, तो हजारों लोग मारे गए थे उसकी वजह से। तो सबसे पहले हम नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के कारण जो आपदाएं आती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, जिसमें अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, डॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गई, वॉल्केनो हो गया, फॉरेस्ट फायर, ये सारी क्या हैं, अब इनको हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जिनसे जान माल का भारी नुकसान होता है। अक्सर हम देखते हैं चक्रवात आता है, साइक्लोन आते हैं, तो समुद्र में के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनका पूरा घर, सब पूरा ज़िंदगी उजड़ बसर जाती है। जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कई किलोमीटर तक घर गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। लैंडस्लाइड होती है, तो इससे क्या होता है कि जो गाड़ियां हैं उसमें जो लोग हैं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, वो भी उनकी वजह से उनके घर, जिंदगी सब खत्म हो जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, जब हम वोल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पूरे जंगल में हजारों लाखों जीव जंतु हैं, सब जल के खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की जो आपदाएं होती हैं, इसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न उत्पन्न होती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे नेचर पे, एनवायरनमेंट पे। नेचुरल डिजास्टर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, की प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इससे क्या होता है, भूमि कटाव, अक्सर जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, ठीक है, जमीन हम देखते हैं वो मतलब कटाव का मतलब है कि जमीन का ऊपरी हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह जो उसका उपजाऊपन है वो बह जाता है। जंगल है, ठीक है, जैसे जंगल की आग देखते हैं, तो जो आंधी तूफान होती हैं, ठीक है, बाढ़ है, इन सबसे जो जंगल में रहने वाले जो जीव हैं, ठीक है, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जल प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होता है। जल प्रदूषित इसलिए क्योंकि जब ये बाढ़ शहरों में जाती है, उद्योग कारखानों में जाती है, तो उसका जो गंदा पानी होता है वो भी उसमें मिल जाता है। अक्सर हम देखते हैं जो वोल्केनो होते हैं, जो जंगल की आग होती है, उससे वायु प्रदूषित होती है। तो जंगल की आग और तूफान जंगलों को नष्ट कर सकते हैं, इनसे जानवरों के आवास खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनती हैं, क्योंकि इन आपदाओं की वजह से हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के बाढ़ आती हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो शहरों का जो गंदा पानी है वो भी जो वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें जाकर मिल जाता है। तूफानी लहरें तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती हैं। वोल्केनो की भी हम बात करें तो ये जंगलों की जो जैव विविधता है उनको खत्म कर देते हैं। सूखे के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु सब खत्म होने लगते हैं। और जब सूखा होता है, पेड़ पौधे खत्म होने लगते हैं, जंगलों की आग से पेड़ पौधे जब तबाह हो जाते हैं, तो इससे वर्षा चक्र प्रभावित होता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चाहे हम जंगलों की आग की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, तो इससे ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो उत्सर्जित होती हैं। और आपदाओं के कारण, चाहे हम जान की बात करें, माल की बात करें, हैबिटेट की बात करें, इनको बहुत बड़ा नुकसान होता है।
तो यहाँ पर आप समझ गए कि किस तरह से नेचुरल डिजास्टर है पर्यावरण पर अपना असर डालती है। अब मैन मेड डिजास्टर की बात करते हैं, जैसे इमेज में आप देख रहे हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। आजकल तो हम देखते हैं अक्सर हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े युद्ध इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। तो ह्यूमन डिजास्टर आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, की मानवीय आपदाएं मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। ये आपदाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं। ठीक है, जब इंसान लापरवाही करता है अपने लालच के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ध्यान नहीं देता, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो केमिकल था, ठीक है, वो लीक हो गया था। उसके लीक होने की वजह से वो गैस हवा में फैल गई और आसपास जितने भी लोग संपर्क में आए लाखों लोग मारे गए। और जो मरा नहीं वो शारीरिक रूप से बीमार पड़ गया। तो इनमें औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, प्रदूषण, वनों की कटाई शामिल है। इसके अलावा हमने बात करते हैं ना, अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर जब उसने परमाणु न्यूक्लियर विस्फोट किया था, तो लाखों लोग उसमें मारे गए थे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, जो ह्यूमन मतलब इस तरह की घटनाएं जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जैसे भोपाल गैस कांड है, ऑयल स्पिल्स है, कि समंदर में वाटर रिसोर्सेस में पानी का गिर जाना, पॉल्यूशन हो गया, चाहे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोइल पॉल्यूशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन हो गया। इनमें ट्रेन, हवाई दुर्घटनाएं, पुल और खदानों आदि का ढहना। अक्सर आपने देखा होगा ना, न्यूज़ में आता है कि अच्छा खदान में मजदूर काम कर रहे थे, अचानक से पानी भर गया, या जो माइंस थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो लोग अंदर फंस के मर गए। तो इसमें ट्रेन, हवाई दुर्घटनाएं हो गई, पुल गिर जाते हैं, लोग उसके गिरने की वजह से लोग भी पानी में गिर जाते हैं, खाइयों में गिर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो इसमें ट्रेन, हवाई दुर्घटनाएं, पुलों, खादानों आदि का ढहना भी शामिल है। ये तकनीकी और औद्योगिक उपयोग के दौरान मानवीय त्रुटियों का ही परिणाम है। तो इस तरह की जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, अक्सर हम धीरे धीरे टेक्निकली हम देखें आगे बढ़ रहे हैं। नए नए इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इनकी वजह से चाहे हम देखते हैं कि वाटर रिसोर्स है पॉल्यूटेड होते हैं, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, पानी की बात हमने की, हवा की बात की, सारी चीज़ें पॉल्यूटेड होती हैं। और इनमें से जो हानिकारक रसायन निकलता है, गैस निकलता है, तो इसकी वजह से भी अगर हम देखते हैं तो जो आसपास के लोग रहते हैं उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बीमार हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो दिस कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ, के पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह की आपदाएं दुर्घटनाओं के रूप में होती हैं, अचानक से हो सकती हैं, जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। उद्योग से निकलने वाले जहरीले रसायन के रिसाव, परमाणु रिएक्टरों में होने वाली दुर्घटनाओं का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसमें चाहे अंधापन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, दिल से संबंधित बीमारी हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से हमने मैन मेड डिजास्टर की बात की। अब इसके क्या कॉजेस होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, हम देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस तरह से इतनी तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो सरकार के नियमों को नहीं मानते, चोरी छुपे हो रहे हैं। तो इसका हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इनके कारण जो अलग अलग केमिकल्स हैं हवा में फैलते हैं, पानी में जाते हैं, ज़मीन को खराब करते हैं। तो इसका असर हम देखते हैं धीरे धीरे इनके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको मतलब जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, बीमार हो जाते हैं। पॉल्यूशन एक्सप्लोजन, जिस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि हमारे जो जंगल से प्राप्त संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो रहे हैं, तो अब उसका क्या असर हो रहा है, पेड़ पौधे ज़रूरत से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, उससे हम देखते हैं कि बारिश जो है वो टाइम से नहीं हो रही, गर्मी ज़्यादा पड़ रही, तो लोग इसकी वजह से भी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ग्रोविंग कंज्यूमरिज्म, तो सेम वही है, बढ़ता उपभोक्तावाद, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं,
बिना ये जाने सोचे कि अगर हम आज ही सारा यूज कर लेंगे तो फ्यूचर में नहीं बचेगा। तो इससे क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं अंधाधुंध खत्म हो रहे हैं। तो इसकी वजह से भी इस तरह की जो आपदाओं का हमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रही है। डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई है, वर्षा प्रभावित हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट में CO2 जो गैसेस हैं ज़्यादा बढ़ रही हैं, वायलेंस, हिंसा। अक्सर हम देखते हैं कि हिंसा, दंगे फसाद जिससे लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पुअर सिक्योरिटी कंडीशन, अक्सर इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी, सुरक्षा संबंधित इतने उपाय नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह की जो इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं कि जो आपदाएं हैं, डिजास्टर हैं, अक्सर होते हैं, जिससे वहाँ के जो वर्कर्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनको नुकसान होता है। इम्पैक्ट ऑफ मैन मेड डिजास्टर और एनवायरनमेंट के पर्यावरण पर मानवीय निर्मित आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्तियों, समुदाय और पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है। इससे घर, व्यवसाय, बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है इस तरह के डिजास्टर से। इसके परिणाम स्वरूप महंगी मरम्मत और दैनिक जीवन में व्यवधान हो सकते हैं। मान लो हमारे घर नष्ट हो गए, ठीक है, हेल्थ की बात करें, अगर शारीरिक रूप से किसी तरह का कोई डैमेज होता है, घर तबाह हो जाते हैं, तो फिर उनको रिपेयर करने में भी बहुत खर्चीला होता है। ये पर्यावरण क्षति का कारण बन सकते हैं। ये जल, बिजली और परिवहन सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। अक्सर दंगे फसाद हो जाते हैं, युद्ध होते हैं, तो इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है। इनकी वजह से लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर लोग चले जाते हैं। अक्सर हमारे नेबरहुड कंट्री में वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, गल्फ कंट्री में सीरिया, इस सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं जहाँ पर जब हिंसा, फसाद, आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होने लगी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। मानव निर्मित आपदाएं पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती हैं। हम देखते हैं हमारा इकोसिस्टम है, हवा है, पानी है, जमीन है, सब क्या हो रहा है, सब धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रहा है। और इसका असर किस पे पड़ रहा है? ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है, प्रकृति पे पड़ रहा है, जानवरों पे पड़ रहा है। इसमें श्वसन, त्वचा कैंसर सहित कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें 1984 में, सेम यही तो हुआ था कि मिथाइल जो आइसोसाइनेट जो गैस है ये लीक हो गई थी, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि हजारों लोग मारे गए, घायल हुए, उनके शरीर पर उसका नकारात्मक असर पड़ा, जो अब भी वहाँ पे रहने वाले लोगों में देखा जा सकता है इतने सालों बाद भी। अब हम बात करते हैं वेस्ट टू डील विथ मैन मेड डिजास्टर की, मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के क्या तरीके हैं। तो देखिए, सख्त पर्यावरण विनियम विकसित करना और लागू करना, कि पर्यावरण से संबंधित सरकार का कर्तव्य है कि सख्त कानून बनाए, उसको लागू करे, पर्यावरण कानूनों को लागू करना, उसका पालन करना। प्रदूषण उत्सर्जन पर सीमाएं निर्धारित करना, कि कोई भी अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री है तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया बना देना कि उससे ऊपर ना जाए, अगर उससे ऊपर जाए तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना, कि अगर कोई नई इंडस्ट्री ओपन होती है, कोई इस तरह की नई परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखना कि उसका हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ की जांच करना, तभी नए प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी देना। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में निवेश करना, जैसे हम बात करते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी, हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, चाहे सोलर एनर्जी की हो गई, विंड एनर्जी की हो गई, ठीक है, इस तरह की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना, ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास, स्वच्छ औद्योगिक प्रक्रियाओं का विकास करना, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, हमारी जरूरतें भी पूरी हो, हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक करना, मानव निर्मित आपदाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना कि क्या आपदाएं हैं, क्यों होती है, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी ने इन आपदाओं को और बढ़ाया है, हमारा क्या काम है, हम किस तरह से इन आपदाओं को रोक सकते हैं। जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना, कि हर इंसान को ये एहसास दिलाना कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है और आपको अपने लेवल पर अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया योजना विकसित करना और लागू करना, ताकि इस तरह की कोई डिजास्टर इस कुछ होता है तो हम उसके लिए किस तरह से हम पहले से तैयार रहें, कि हम क्या करें कि हम इस तरह की आपदाओं को रोक सकते हैं।
एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, टॉपिक क्या है? इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑन एनवायरमेंट, कि पर्यावरण पर उद्योग, खनन और परिवहन का क्या प्रभाव पड़ता है। इस बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण पर उद्योग, खनन और परिवहन का प्रभाव। तो देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे पर्यावरण पर, इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि ये सभी हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? इंडस्ट्री अफेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू इट्स एनर्जी एंड वेस्ट प्रोडक्शन, की उद्योग अपनी ऊर्जा और अपशिष्ट उत्पादन से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उद्योगों के माध्यम से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, इससे चाहे हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हम भूमि की बात करें, जमीन की बात करें, चाहे हवा की बात करें, सब पॉल्यूटेड होते हैं। माइनिंग कॉजेज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस, कि हम देखते हैं कि जंगल में जगह जगह जो माइनिंग होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनको पाने के लिए जो जंगलों में खुदाई की जाती है जगह जगह, तो उससे क्या होता है? उससे हम देखते हैं कि चाहे जमीन की बात करते हैं, ठीक है, वो खुदाई होती है तो उसका उपजाऊपन खत्म होता है। और इस तरह के जो माइनिंग होती है, इनकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि काफ़ी गहराई तक इस तरह की खुदाई होती है, तो जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो गंदे होते हैं, खराब होते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, CO2, इस तरह की गैसेस निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, तो धीरे धीरे ये हमारे पर्यावरण में जाके फैलती हैं, और इससे जो हम देखते हैं कि जो एक हीट होती है ना, वो उत्पन्न होता है। तो इससे जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है, और इससे साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट पर अपना असर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन एनवायरनमेंट। तो इस इमेज से ही आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इंडस्ट्री जो है हमारे एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालती है। इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, वेस्ट जनरेशन होता है, रिसोर्स डिप्लेशन होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री होती है, इस इंडस्ट्री से धुआं निकलता है। इन इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती है तो वो हमारे वातावरण में जाती है, तो जो वायु है, एयर है, वो पोल्यूटेड होती है, दूषित होती है। और साथ ही साथ इन इंडस्ट्री से जो वेस्ट होता है उसको पानी में बहा दिया जाता है। जैसे दिल्ली में हम देखते हैं ना कि जो यमुना नदी जो है, काफ़ी सारी आसपास की जो इंडस्ट्री है उसका पानी यमुना नदी में जाता है। भारत में जो रिवर का गंदा होने का एक बहुत बड़ा कारण, एक तो जो घर के जो नाले पानी में जाके मिलते हैं, और जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन और किस वजह से हो रहा है? वेस्ट जनरेशन की वजह से। और रिसोर्स डिप्लेशन, कि इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है, उसके लिए जमीन खोदी जाती है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, जानवरों को मारा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संसाधन है उनका भी नुकसान होता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी खत्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण पर खनन का प्रभाव है। देखिए, इस तरह की माइनिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जब माइनिंग होती है तो आप देख रहे हैं कि इस इमेज में कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खोद दिया जाता है। और बहुत सारी इस तरह की माइनिंग है, जंगलों में होती है। तो जब जंगलों में इस तरह की माइनिंग होती है, खुदाई होती है, तो लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं ताकि कोयला मिल सके, ताकि जो और जो रिसोर्सेस हैं वो मिल सके। तो लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं, जमीन में खुदाई की जाती है तो पेड़ खत्म हो जाते हैं, और आसपास का जो क्लाइमेट है उस पर प्रभाव पड़ता है। जो बारिश है वो प्रभावित होती है, जहाँ पर जीव जंतु, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो नुकसान होता है। तो माइनिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट, की खनन गतिविधियां प्राकृतिक आवासों को नष्ट करती है। इसमें जैव विविधता और पारिस्थितिक असंतुलन का नुकसान होता है। खनन कार्य मिट्टी में भारी धातुएं और अन्य संदूषक छोड़ सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से जब खनन होता है तो मिट्टी में इस तरह के जो वेस्ट है उसको छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पौधों की जो वृद्धि है वो प्रभावित होती है, पौधे ठीक से पनप नहीं पाते। माइनिंग कैन कंटेमिनेट वाटर रिसोर्सेज, की खनन जल स्रोतों को दूषित करता है। अक्सर इस तरह की माइनिंग जमीन के अंदर होती है, ठीक है। जमीन को खोदा जाता है तो जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो प्रभावित होते हैं, वो प्रदूषित होते हैं। और माइनिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले खुदाई, ठीक है, उसके बाद जो रिसोर्सेस आते हैं उसकी धुलाई, उसकी सफाई, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये सारी एक्टिविटी होती है कि गड्ढा खोदा जाता है, उसमें से धातुएं निकाली जाती हैं, उसको साफ सुथरा किया जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। जो अलग अलग खाने होती है वहाँ से इंडस्ट्री तक इनको ले जाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में हम देखते हैं जो वेस्ट उत्पन्न होता है, जो प्रदूषण होता है, उससे मिट्टी भी गंदी, मतलब मिट्टी की जो एक फर्टिलिटी होती है वो खत्म होती है, ठीक है। जो पानी है वो दूषित होता है। तो और इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हवा है वो भी प्रदूषित होती है। तो इस तरह से क्योंकि जैसे हम पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो जब उसको खोदा जाता है तो उसमें से मीथेन और इस तरह की गैस निकलती है जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माइनिंग भी किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट पर अपना असर डालता है। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अक्सर आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे हम एयर की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट है, चाहे रोडवेज जो है, ट्रेन जो है, ठीक है, जो समंदर में जहाज चलती हैं, सबके लिए ईंधन चाहिए होता है, फॉसिल फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल डीजल इस तरह का, ठीक है, कोयला चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन होता है, इससे एयर पॉल्यूशन होता है, इससे ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ती हैं। तो वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधन का मतलब है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल, चाहे दहन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। दिस गैसेस आर वेरी वेरी हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, की गैसें पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ये गैसें ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसको उत्सर्जित करती हैं। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो गर्मी है उसको हमारे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसे बाहर निकलने नहीं देता। ये वो गर्मी हमारे वायुमंडल में ही रहती है, जिससे जो टेम्परेचर है बढ़ने लगता है। इसी से जो हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, ठंडी का टाइम कम होता जा रहा है, गर्मी का टाइम बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट जो है प्रभावित हो रहा है, टाइम से बारिश नहीं हो रही, टाइम से ठंडी नहीं हो रही। रोड एंड एयर ट्रैफिक कैन जनरेट नॉइस, की सड़क और हवाई यातायात शोर उत्पन्न करता है। यह मानव स्वास्थ्य और वन जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं तो इसमें फॉसिल फ्यूल का यूज होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और यह जीवाश्म ईंधन अन्य संसाधनों के ह्रास में भी योगदान देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव असर छोड़ता है, डालता है। रोड एंड रेलवे हम कह सकते हैं कि सड़क और रेल मार्ग आवासा को विखंडित करती है। मतलब जब कहीं ट्रेन की पटरियां बिछाई जाती हैं, पहाड़ों में, जंगलों में जब रोड बिछाई जाती है तो वहाँ पर सैकड़ों हजारों पेड़ काटे जाते हैं, लाखों पेड़ काटे जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका आवास नष्ट होता है। इट कैन आइसोलेट पॉपुलेशन, की आबादी को अलग थलग कर देती है। कई बार गांवों से जो सड़कें निकलती हैं, खेतों से सड़कें निकलती हैं। तो चाहे हम जंगली जीव जंतुओं की बात करें, चाहे हम मानव आबादी की बात करें, सबकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। यह वन जीवों की आवाजाही में बाधा डालते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना कि जंगलों में जब रोड सड़कें बनाई जाती हैं तो अक्सर जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार रोड क्रॉस करते हुए उनकी मृत्यु भी हो जाती है एक्सीडेंट से। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट है वो एनवायरनमेंट पे अपना असर डालता है। जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट ने हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी कुछ सिखाया है, काफ़ी कुछ समझाया है। हमें ये पता चल गया है कि हमारे एनवायरमेंटल इशू कौन कौन से हैं, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, हम लोगों ने, हमारे समाज ने, देश ने, दुनिया भर के अलग अलग देश ने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने स्वार्थ के लिए
एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को किस तरह से उसका दोहन किया है, किस तरह से उसको ख़त्म किया है। और आज के टाइम में चाहे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, हम देख रहे हैं वाटर रिसोर्सेज जो हैं पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, हवा जो है पॉल्यूटेड हो गई है, ज़मीन है, मिट्टी है, अपनी फर्टिलिटी खो रही है। तो ये सारा किस वजह से हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने एनवायरनमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है आप सबको, क्योंकि आप सब बीएड जब कोर्स कंप्लीट करेंगे तो स्कूल में जाएंगे, टीचर बनेंगे, तो फिर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप सबका काम होगा कि आप जाओ बच्चों के इस बारे में बताओ, बच्चों को इस बारे में अवेयर करो। क्योंकि जब हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, और उस प्रॉब्लम का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में पता होगा, तो इस दिशा में हम अपने एनवायरनमेंट के साथ चलेंगे, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको बताई जा रही है, ताकि एज ए टीचर जब आप स्कूल में जाओ तब आप बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाओ, ये सारी चीज़ें समझाओ। क्योंकि बच्चे भी जब अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो इस दिशा में वो अपनी भी पूरी भूमिका निभाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि पर्यावरण से संबंधित कौशल और क्षमताओं के विकास में शिक्षकों की भूमिका। आपकी भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि हम बच्चों की बात करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर है। और जो स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो एक तरह की लैब है जहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है, और उनको तैयार करने का, सिखाने का, समझाने का काम किसका होता है? टीचर्स का काम होता है। जिस तरह से उनको सिखाया जाएगा, जैसे उनकी एजुकेशन होगी, उसी तरह से उसी तरीके से जब वो स्कूल से जाएंगे बाहर, कॉलेज से जाएंगे, तो उसी तरह की वो एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इसलिए टीचर्स का रोल अहम हो जाता है। रोल ऑफ टीचर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड स्किल्स एंड एबिलिटीज, के पर्यावरण से संबंधित कौशल और क्षमताओं के विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। कक्षा में पर्यावरण कौशल प्रदान करने में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षक का रोल बहुत अहम हो जाता है। जब बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल में आते हैं तो उनको देश दुनिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता, इतनी कोई नॉलेज नहीं होती। उनको सिखाना, सीखने योग्य बनाना, ये सब काम किसका होता है? टीचर्स का होता है। टीचर्स ही देश दुनिया के बारे में, अपने समाज के बारे में बच्चों को बताते हैं, उनको अवेयर करते हैं। तो कक्षा में पर्यावरण कौशल प्रदान करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चाहे हमारे पेड़ पौधे हैं, चाहे हमारी हवा है, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इन सब के बारे में टीचर ही बच्चों को बताते हैं, टीचर ही बच्चों को अवेयर करते हैं कि किस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो उनके प्रयास शिक्षार्थियों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कर सकते हैं। किसके प्रयास? टीचर्स के। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं, हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए। सच एज प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जैसे कि संसाधनों का सही यूज करना, चाहे हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से यूज करें, जितनी ज़रूरत है उतना यूज करें, जितना हमें नीड है उतनी यूज करें। जो भी कचरा है उसका सही से निपटान करें, मतलब आप हम जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसका जो वेस्ट होता है उसको सही प्रकार से हम डस्टबिन में डालें, इधर उधर उसको ना फेंकें। आजकल हम देखते हैं लोगों की यही तो सबसे खराब आदत होती है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं, कभी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, आप सड़कों पे देखिए कि गाड़ियों से लोग कूड़ा कचरा नीचे फेंक देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं। चलते हैं, कुछ भी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बोतल से पानी पीते हैं, बोतल इधर उधर फेंक देते हैं। मतलब क्या है? लोग एजुकेशन तो लिया है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। सबको पता है कि भाई जो कूड़ा कचरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको कर रहे हैं, मतलब उनकी आदत नहीं बनी। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है, अगर बचपन से ही बच्चों को कराई जाए तभी तो आगे एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो सच एज प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि बच्चों को सिखाना है कि संसाधनों का सही उपयोग करना, कचरे का सही निपटान करना।
शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में जानकारी देना। ठीक है, शिक्षक क्या करते हैं कि अलग अलग जो प्रदूषण होते हैं, चाहे हम जल प्रदूषण की बात करें, वायु की बात करें, सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, अलग अलग प्रदूषण के बारे में बच्चों को बताते हैं कि प्रदूषण क्या है, कैसे फैलता है, किस तरह से ह्यूमन इस तरह के प्रदूषण को फैलाता है, और किस तरह से इन प्रदूषण को कम किया जा सकता है, हमारा क्या इसमें रोल है। तो शिक्षार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताते हैं। मोटिवेट देम टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने के प्रेरित करते हैं कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है। हमारा रोल सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ हम साफ सफाई रखें, बल्कि हमारा रोल यहाँ पर यह भी है कि हम दूसरों को भी साफ सफाई के लिए प्रेरित करें। डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द एनवायरनमेंट इन द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। क्योंकि जब हम अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए, आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए कितना ज़रूरी है। मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इशू, शिक्षार्थियों को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना। चाहे हम आज के टाइम में पोल्यूशन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनकी बात करते हैं, तो पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों को इनके बारे में जागरूक करना। और स्कूल्स में अलग अलग हम देखते हैं ना, कंपटीशन होते हैं क्लास में, चाहे हम डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं इस बारे में, बच्चों को आप सब प्रोजेक्ट दे सकते हैं ताकि बच्चा अपने एनवायरनमेंट के बारे में और अच्छे से जाने और अच्छे से समझे। प्रमोट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्नर्स फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए शिक्षार्थियों में जिम्मेदारी की भावनाओं को बढ़ावा देना, कि किस तरह से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किया जा सकता है, किस तरह से वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, किस तरह से वाटर रिसोर्स जो है उसका मैनेजमेंट ढंग से किया जा सकता है, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाएं। ठीक है, अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रख सकें। अनकरेज लर्नर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरनमेंट, के शिक्षार्थियों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, हर कोई अगर जिम्मेदार बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, तो आप देखेंगे आपके घर के आसपास, आपके शहर में एक भी कुछ जो कूड़ा कचरा है आपको बाहर नहीं मिलेगा। कुछ शहरों के एग्जाम्पल अक्सर हम देखते हैं ना, कि जब स्वच्छता की बात आती है तो अक्सर, चाहे हम भोपाल की बात करें, हम इंदौर की बात करें, हम चंडीगढ़ की बात करें, हम मैसूर की बात करें, ये शहर क्यों हमेशा टॉप पे आते हैं साफ सफाई के मामले में? क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ पे रहने वाले जो आम लोग हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसमें अपना पूरा योगदान देते हैं। हम कहते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन दिल्ली इतनी साफ सुथरी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई लोग उस चीज़ को नहीं समझते। देखिए, पढ़ा लिखा होना अलग है और शिक्षित होना अलग है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बहुत है, लेकिन शिक्षित लोगों की संख्या नहीं है। क्योंकि शिक्षित वो है जो अपनी पढ़ी लिखी चीज़ों को ना, उसको अपनी लाइफ में उतारता है। पढ़ा पढ़ा लिखा कोई भी पढ़ लेगा, कोई लिख लेगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है, जो लिखा है, कितना सीखा है, उसका पता तब चलता है जब आपने अपनी एजुकेशन को अपनी लाइफ में उतारा होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो शिक्षार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच में संबंधों को समझाना टीचर का काम है, कि किस तरह से हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है, हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, दोनों में क्या संबंध है। अगर हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, ये जो नेचुरल हैबिटेट है, बायोडाइवर्सिटी, अगर ये खत्म होने लगे तो किस तरह से इसका सोशल एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। तो ये चीज़ बताना कि अगर सोशल एनवायरनमेंट इसलिए है क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट है, अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़त्म करेंगे तो सोशल एनवायरनमेंट भी अपने आप ख़त्म होने लगेगा। हेल्प इन एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट रिडक्शन एंड मेकिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली चॉइस, की ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट में कमी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाने में सहायता करना। जैसे अल्टरनेटिव हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, इस तरह की जो एनर्जी है इनका उपयोग करना। आजकल हम देख रहे हैं धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी आया, ठीक है, उसके बाद आजकल ई व्हीकल्स आ रहे हैं। एनकरेज लर्नर्स टू गेट इन्वॉल्व इन फील्ड ट्रिप्स एंड प्रोजेक्ट, की जो लर्नर्स है, बच्चे हैं, इनको अलग अलग जगह की एनवायरनमेंट, मतलब चाहे हम जंगलों की सफारी है, इस तरह की अलग अलग जगह पे बच्चों को फील्ड ट्रिप करवाना, इनको इस तरह के प्रोजेक्ट देना ताकि अपने एनवायरनमेंट के बारे में और अच्छे से जान सकें और अच्छे से सीख सकें, समझ सकें।
मोटिवेट टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम, कि ऐसे कंपटीशन होते हैं, ठीक है, इस तरह के कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन होते हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होते हैं। तो इस तरह के जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है उसमें भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, हरित पहल को बढ़ावा देना और पर्यावरण परिवर्तन की वकालत करना। अक्सर हम देखते हैं ना, क्या होता है आजकल अलग अलग प्रोग्राम में जब एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, छोटे छोटे पौधे गिफ्ट में दिए जाते हैं। पर्यावरण विषयों को विभिन्न विषयों में एकीकृत करके पढ़ाना, कि पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में भी पढ़ाया जाए, लेकिन बाकी जितने भी विषय हैं, चाहे हम हिंदी की बात करें, मैथ की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, सबके साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें, सीख सकें। पर्यावरण शिक्षा पहलों में शिक्षार्थियों को शामिल करना, इन्वॉल्व लर्नर इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इनिशिएटिव, जिसमें हम अलग अलग कंपटीशन इन चीज़ों की बात करते हैं ना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो इन चीज़ों में बच्चों को आगे लाना। शिक्षक शिक्षार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र में काम कर रही स्थानीय जो एजेंसियां हैं, जो एनजीओस हैं, जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ के लोगों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी स्कूल में आए, बच्चों को सिखाएं समझाएं, या बच्चों का भी वहाँ पर विजिट करवाया जा सकता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, सफाई अभियान हो गया, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हो गया। एनवायरमेंटल एजुकेशन में इससे पहले के वीडियोस में हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन या लॉ की बात करेंगे, पर्यावरण कानून की बात करेंगे, कि किस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने क्या क्या कानून बनाए हैं, और इसमें जो एनजीओस हैं उनका क्या रोल है, क्या योगदान है। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में जो इससे रिलेटेड इशू हैं, चैलेंजेस है, उसको भी हम देखेंगे कि आखिर ऐसे क्या इशू हैं, क्या चैलेंज है जिसके वजह से जो ये कानून है ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, अवेयरनेस एंड इशू इन्वॉल्व इन एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कि पर्यावरण कानून की बात करेंगे, जागरूकता और परिवर्तन में शामिल मुद्दों की बात करेंगे, सरकारी और गैर सरकारी पहल की हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की बात करते हैं, पर्यावरण कानून की बात करते हैं, और देखते हैं कि पर्यावरण कानून होते क्या हैं। यह पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनी नियमों विनियमों के एक समूह को संदर्भित करता है। क्या? एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, पर्यावरण कानून। इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, conserve natural resources, and ensure sustainable development. This law govern the interaction between human activities and natural environment, की कानून मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही साथ ह्यूमन की अपनी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और पर्यावरण भी फलता फूलता रहे, उसको किसी तरह की क्षति, कोई हानि ना हो। तो जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। It aims to reduce the impact of activities such as industrial operations, agricultural waste disposal and urban development to the environment, कि इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण पर औद्योगिक जो प्रभाव होते हैं, कृषि, चाहे हम अपशिष्ट की बात करते हैं, जो वेस्ट होता है, शहरी विकास जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जिसका पर्यावरण पर एक नकारात्मक असर पड़ता है, तो इस असर को कम करता है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट इस दिशा में कानून बनाती है ताकि, चाहे हम पानी की बात करें, हम हवा की बात करें, हम मिट्टी की बात करें, हम जंगल की बात करें, जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उसकी बात करें, सब सुरक्षित रहें, किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, पर्यावरण कानून। अब देखिए, इस दिशा में जब हम बात करें 1972 का स्टॉकहोम घोषणा पत्र, तो सबसे पहले जब हम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की बात करते हैं, भारत में पर्यावरण कानून की बात करते हैं, तो इस दिशा में यूएन के द्वारा स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था,
ठीक है। उसका मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल कर सामने आई हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 1972 का स्टॉकहोम घोषणा पत्र वैश्विक स्तर पर पर्यावरण जागरूकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, और इसके बाद से ही भारत सरकार ने इस दिशा में इनिशिएटिव लिया, काफ़ी सारे कानून, काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाई, जिसकी हम बात करेंगे। तो की एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि भारत में प्रमुख पर्यावरण कानून, ये किसका नतीजा है? सरकारी पहल का नतीजा है, ठीक है। तो कौन कौन से कानून जो हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, एंड वेटलैंड रूल्स 2010 और फिर 2017 में था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम की एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में हम इन सभी जो कानून हैं, जो पॉलिसी हैं, उनकी एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा देश के वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक पर्यावरण कानून है। इट इज एन एनवायरमेंटल लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। It provides a legal framework for conservation of various species of flora and fauna and regulate activities that may harm them कि वनस्पतियों और जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और उन गतिविधियों को नियंत्रित करता है जिससे इन्हें नुकसान होता है, जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जो हम हमारे जंगल को, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको नियंत्रित करता है एक कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया। अब इस एक्ट में क्या बातें की गई कि इट वाज अ पायनियरिंग लेजिस्लेशन एम एट एड्रेसिंग वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया, कि भारत में जल प्रदूषण को संबोधित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक अग्रणी कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना तथा जल की संपूर्णता को बनाए रखना, ताकि लोग हैं, जनता है, किसी को पानी की कमी ना हो, पानी की आपूर्ति होती रहे, लोगों को स्वच्छ जल मिलता रहे। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1988 एंड 2003 कि इसके प्रावधानों को मजबूत बनाने के लिए 1988 और 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया, इसमें कुछ बदलाव किए गए। फिर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की अगर हम बात करें तो यह वनों की रक्षा करने और उनके विनाश को रोकने के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? वनों और उनके विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना, कि जंगल है, जंगल में रहने वाली जो विभिन्न प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, सबकी रक्षा करना। इसमें वनों को संरक्षित करना शामिल है और रिफॉरेस्टेशन की पुनः फिर से वनों को बढ़ाना, जो खाली जगह है वहाँ पर फिर से वनों को बढ़ाना, ठीक है, ये चीज़ शामिल है। और इसमें एक बात और की गई कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के वन की कोई भी जगह, कोई भी भूमि कॉमर्शियल यूज के, मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता बिना सरकार की अनुमति के। फिर हम एयर एक्ट की बात करते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया। तो इसमें क्या बात की गई? यह भारत में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। और इसका उद्देश्य अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक बोर्ड स्थापित करना था, ताकि इसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करें तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लॉ इन इंडिया, कि भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए अधिनियमित किया गया, बनाया गया। यह केंद्र को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति देता है। केंद्र मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट।
फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करें, ये पॉलिसी थी एक, ठीक है। भारत की वन नीति देश के वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए भारतीय सरकार द्वारा स्थापित दिशा निर्देश और विनियम के एक समूह को संदर्भित करता है। कौन करता है? ये वन नीति करती है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वनों के सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करना। इट एम्स टू एंश्योर द सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बैलेंसिंग इकोलॉजिकल हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि पारिस्थितिक स्वास्थ्य को सामाजिक आर्थिक विकास के साथ संतुलित करना था, ताकि हमारा जो जंगल है, जीव जंतु हैं, सब सुरक्षित रहें और हमारा सामाजिक आर्थिक विकास भी होता रहे, दोनों चीज़ें हों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी कि हमारे जो पर्यावरण के रिसोर्सेस है उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारा समाज जो है उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहे, हमारा देश तरक्की करता रहे। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, जैविक विविधता अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या बात की गई? दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, की अधिनियम भारत की समृद्ध जैविक विविधता की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण करना, उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना। देखिए दो चीजें यहाँ पर बात की गई। सबसे पहले कि जो हमारे जो वन संसाधन है, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनका संरक्षण करना, और साथ ही साथ जो ह्यूमन जरूरत नीड है, समाज की जरूरतें उसका भी पूरा करना। दोनों ही चीज़ें होती रहे कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और मानव की जरूरतें भी पूरी होती रहे। मतलब जितना यूज है, जितना जरूरत है, उतना ही संसाधनों का इस्तेमाल करना। यह संसाधनों के उपयोग में होने वाले लाभों को निष्पक्ष और समान रूप से साझा करने का प्रयास करता है, ताकि जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, हम पेड़ पौधों को ले, वनों को ले, तो वन क्षेत्र में जो संसाधन है, ठीक है, उसका जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो समाज है, ठीक है, उनका समान रूप से सभी जगह वितरण हो और वन संसाधनों को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यह स्थानीय समुदाय की आजीविका का समर्थन करते हुए पर्यावरण की रक्षा करता है। कि इसमें भी बात की जाती है कि पर्यावरण की रक्षा तो करना है, लेकिन उस पर्यावरण पर, पेड़ पौधों पर, जंगलों पर जिन निर्भर आदिवासी समुदाय हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, उनकी भी आजीविका नष्ट ना हो, उसको किसी तरह का नुकसान ना हो। इसलिए तो आगे चल के हम देखते हैं ना, इको टूरिज्म की हम बात करते हैं, तो इसमें जो सोर्स ऑफ अर्निंग है किसके हाथ में आती है? जो लोकल लोग हैं उनके हाथ में आती है, उनको रोजगार के साधन मिलते हैं। फॉरेस्ट राइट अगर एक्ट की अगर हम बात करें 2006 की, तो इसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको स्पेशली जो बनाया गया था, जो वन क्षेत्र में रहने वाले जो जनजाति लोग हैं, उनके अधिकारों की, उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। यह भूमि और संसाधनों पर वन निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जो जंगल है, वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी हैं, उस पर सबसे पहला हक उनका है, तो इस अधिकारों को मान्यता देते हैं। ये स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत बनाता है कि जंगलों की सुरक्षा करना, देखभाल करना सबसे पहली जिम्मेदारी जो स्थानीय लोग हैं, जो जनजातीय समाज है, उसकी है। यह लोगों की आजीविका सुरक्षा को संबोधित करता है, जिससे गरीबी कम हो सके, कि उन क्षेत्र में जो पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं तो उनसे टैक्स लेना है, ठीक है, इस तरह की जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसकी अनुमति जो स्थानीय लोग हैं उनको देता है, ताकि जंगल भी सुरक्षित रहें और लोगों को आजीविका का साधन मिले। फिर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की बात करें, एनजीटी एक्ट 2010 की, तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई, ठीक है। यह एक विशेष निकाय है जिसके पास पर्यावरण संबंधी विवादों को निपटाने की विशेषज्ञता है। कि पर्यावरण संबंधी जो विवाद हैं, जो इशू हैं, मान लो कोई शहर क्षेत्र में बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया, अगर उसको काटा जा रहा है, तो इस तरह के जो विवाद हैं, ठीक है, तो उसको निपटाने का काम किसका है? एनजीटी का है। चाहे शहरी क्षेत्र में है, चाहे फॉरेस्ट एरिया, जो भी जगह है, वहाँ पर अगर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, नुकसान पहुंचा जा रहा है, तो इस तरह के विवाद को मतलब निपटाने की जिम्मेदारी सबसे पहले किसके पास आती है? एनजीटी के पास। तो इसका मुख्य लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। तो इससे क्या होता है कि जो कोर्ट है, ठीक है, उसको राहत मिलती है इस तरह के इशू से, क्योंकि इस तरह की सुनवाई कौन करता है? एनजीटी करती है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, और उसको फिर से अपग्रेड किया गया था, मॉडिफाई गया था 2017 में। तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के
तहत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम है। इसका उद्देश्य क्या है? देश की जो वेटलैंड्स है, जो समुद्री किनारा है, जो नदियों के किनारे की जो इस तरह की जो जगह है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देश की वेटलैंड को स्थायी तरीके से संरक्षित और प्रबंधित करना है। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, जो कानून हैं, जो पॉलिसी हैं, उसकी बात की। अब हम जो एनजीओस हैं उनके इनिशिएटिव की हम बात करते हैं। एनजीओ इनिशिएटिव फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, की भारत में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में एनजीओ की पहल। तो जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो पर्यावरण से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करते हैं एनजीओ, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर काम करते हैं लोगों के साथ। आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ, लोगों के बीच में जाकर एनजीओ काम करते हैं। तो पर्यावरण कानून के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक करते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उन उन उनके उनसे संबंधी जो मुद्दे होते हैं, उनकी जो समस्याएं होते हैं, उसके मतलब उसको लेकर लगातार आवाज उठाते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसको सरकार तक पहुंचाते हैं। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जनता को जागरूक करते हैं। और इस तरह का कोई इशू होता है तो सरकार को भी अवेयर करते हैं। इस दिशा में कानून बनाने में सरकार की हेल्प करते हैं। पर्यावरण कानून के अनुपालन के महत्व के विषय में लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर समुदायों को संगठित करते हैं, ताकि लोगों के प्रयासों से मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। जनजातीय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों को इस दिशा में एकजुट करते हैं, ताकि जो हमारे संसाधन है उनको बचाया जा सके, उनका सही प्रकार से उपयोग किया जा सके। लोगों को पर्यावरण क्षरण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा हेतु जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे गांव के लोग हैं, चाहे जनजातीय लोग हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, जो इस दिशा में जो कार्यरत लोग हैं, सबको एक मंच प्रदान करते हैं जहां पर सब एक दूसरे के साथ मिलकर बात कर सकें, इस दिशा में अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकें। और ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, की पर्यावरण जागरूकता हेतु अलग अलग जगह, शहरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में सेमिनार हैं, लेक्चरर हैं, ग्रुप डिस्कशन है, इसका आयोजन करते हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हैं। जनरेटिंग डाटा ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, के प्राकृतिक संसाधनों पर डेटा तैयार करते हैं, जैसे टोटल देश का या किसी पर्टिकुलर स्टेट का कितना फॉरेस्ट एरिया पहले कितना था, आज कितना है, किस तरह से पर्यावरण, जो हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो कौन कौन से इशू हैं, क्या क्या चीज़ें उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो इससे रिलेटेड जो डाटा है उसको तैयार करते हैं, सरकार को देते हैं। तो सरकार की हेल्प कर रहे हैं, ताकि सरकार के साथ भी एक हम वैलिड डाटा आ सके। एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी, पर्यावरण की गुणवत्ता का विश्लेषण और निगरानी करना, चाहे हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें, सॉइल की बात करें। और इसके अलावा इस बारे में अवेयर करने के लिए समाचार पत्र की बात करें, ब्रोशर की बात करें, आर्टिकल की बात करें, वीडियो की बात करें, इसके माध्यम से लोगों तक जानकारी को पहुंचाते हैं। तो इस दिशा में एनजीओ के इनिशिएटिव हैं। लेकिन देखिए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ इशू हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कानून बनने के बाद भी अगर हम देखें कि इस दिशा में पूरी तरीके से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मतलब सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि कानून सही से इम्प्लीमेंट बने तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहली चीज़ है पर्याप्त जनशक्ति की कमी, कि इतनी जो मैन पावर है, हम बात करते हैं, चाहे हम पुलिस की बात करें, तो मैन पावर की बात करें, लोगों की बात करें, कि इस दिशा में देखिए, पता तो सबको है, लेकिन कोई इनिशिएटिव जल्दी से लेने के लिए तैयार नहीं होता। अगर सभी लोग इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ाएं, मिलकर काम करें, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को, इन ये जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनिशिएटिव की कमी है। सिर्फ सरकार और एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही साथ दूसरा देखें तो करप्शन इतने बड़े लेवल पर फैला हुआ है, ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, जो लॉ हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। और हम देखते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, अक्सर इनमें तालमेल की कमी होती है, जिससे इस तरह की जो पॉलिसी है, कानून है, सही तरीके से लागू नहीं हो पाते। और आज भी देखें तो लोगों में जागरूकता की कमी है। और
चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, जो वेस्ट की बात करें, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जाता। तो अक्सर हम देखते हैं, चाहे जंगली क्षेत्रों में जाएं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, चाहे शहरी क्षेत्रों में जाएं, इस तरह के हमें प्रदूषण बड़े स्तर पे देखने को मिलते हैं और सही तरीके से मॉनिटरिंग इस चीज़ की नहीं होती। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि आर्थिक विकास तेज हो रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो हमारा पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो ये कुछ इशू हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम हैं, जिसकी वजह से जो लॉस हैं, जो पॉलिसीज हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर एनवायरमेंटल एजुकेशन क्लास 1 से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई जाती है। और इस दिशा में 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर की बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की पर्यावरण शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। तो देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 22 नवंबर 1991 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। और ये ऐतिहासिक फैसला क्या था? It ordered the inclusion of environmental education as a compulsory subject at all level of education। की इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, सभी स्तरों तक पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। और उसी के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे आगे चलकर आज की डेट में हम देखते हैं तो क्लास 1 से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक एनवायरमेंटल एजुकेशन हर लेवल पर, हर स्तर पर पढ़ाई जाती है। एमसी मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका, जिसको हम पीआईएल कहते हैं, से उत्पन्न इस निर्देश का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संबंधी मुद्दों और प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो इस दिशा में इनिशिएटिव किसका था? एससी मेहता ने एक पीआईएल डाली थी पर्यावरण संबंधी मुद्दों और प्रदूषण के बारे में जागरूकता को लेकर। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर 1991 में अपना फैसला सुनाया, जिसमें उसने कहा कि प्राइमरी लेवल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक हर स्तर पर एनवायरमेंटल एजुकेशन अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए या पढ़ाया जाए। तो इस घोषणा के बाद दिसंबर 2003 में एनसीईआरटी ने पर्यावरण शिक्षा के लिए एक मॉडल पाठचर्या तैयार किया। Following the declaration in December 2003, NCERT prepared a model curriculum for environmental education। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 13 जुलाई 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनसीईआरटी द्वारा क्लास 1 से क्लास 12 तक के लिए तैयार किए गए पाठचर्या को प्रत्येक राज्य, मतलब जितने भी भारत में स्टेट हैं, प्रत्येक राज्य द्वारा अपने अपने विद्यालयों में अपनाया जाए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एनसीईआरटी एक नोडल एजेंसी के रूप में मतलब एनसीईआरटी को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से अपना जजमेंट सुनाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि आज की डेट में एनवायरमेंटल एजुकेशन हर स्तर पर, हर लेवल पे पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं की एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य पहलू कौन कौन से थे। तो सबसे पहला पहलू क्या था? कंपल्सरी सब्जेक्ट की जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में सभी स्तरों पर पढ़ाया जाएगा। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि राज्य और केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारियां होंगी। केंद्र और राज्य सरकार को आदेश को लागू करने का निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लागू करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और प्रदूषण से संबंधित जो मुद्दे हैं, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, ताकि बच्चे इस बारे में जागरूक हो सके। क्योंकि यही बच्चे जो हैं स्कूल से अपना एजुकेशन कंप्लीट करके सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। तो इसलिए सभी की जिम्मेदारी होगी कि पर्यावरण को, प्रदूषण को कम करने में, पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। तो इसके लिए स्कूल स्तर से ही बच्चों को जागरूक करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना बहुत जरूरी है। Syllabus and implementation. Government and education boards were tasked with
प्रिस्क्राइबिंग अ सुटेबल सिलेबस एंड इन्फोर्सिंग कंपल्सरी एनवायरमेंट एजुकेशन। कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार और शिक्षा बोर्ड को एक उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित करने और अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा को लागू करने का काम सौंपा गया। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्या उन्होंने ऑर्डर दिया, क्या आदेश दिया? यूजीसी को सभी विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के लिए पर्यावरण अध्ययन में 6 महीने का अनिवार्य कोर मॉड्यूल पाठ्यक्रम बनाने और लागू करने का निर्देश दिया। कि जितने भी कॉलेज है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, तो एक 6 मंथ का एक अनिवार्य जो है पाठ्यक्रम एक सब्जेक्ट के रूप में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। और मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी मतलब महत्वपूर्ण माना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो साथ साथ ये भी देखना कि जो उनका आदेश है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के महत्व पर जोर दिया। और इसके तहत केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक कोर्स समिति बनाने का काम सौंपा, ताकि जिसके माध्यम से पता चलता रहे कि जो अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, इस दिशा में कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही। कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको किस हद तक उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाने का काम सौंपा किसको? केंद्र सरकार को।